नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं BSTC PTT 2025 के लिए शिक्षण अभिरुचि के बारे में। तो आज के जो सेशन होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि बेहतरीन क्वेश्चंस का यह सेशन होने वाला है। सेशन को लास्ट तक देखना। चैनल पर जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच सके। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दे रखा है, शिक्षक की भाषीय विद्वता एवं ज्ञान भंडार संप्रेषण को प्रभावी कर बनाता है। कथन है, यह कथन कैसा है? सत्य है, असत्य है, लगभग सत्य है या अनिश्चित है? तो यहाँ पर हम बात करें किसकी? शिक्षक की। अगर शिक्षक में भाषीय विद्वता यानी भाषा की विद्वता है या ज्ञान का भंडारण है, तो जो संप्रेषण है वो कैसा होगा? तो वो होगा प्रभावी। ठीक है, और प्रभावी बनाएगा तो ये बात है वो कौन सी है? सत्य बात है। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, और सॉरी बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 2 नंबर। शिक्षक के संप्रेषण में होना चाहिए। शिक्षक के संप्रेषण में होना चाहिए क्या क्या होना चाहिए? उत्साह बिल्कुल होना चाहिए, उद्देश्य प्राप्ति की लालसा ये भी होना चाहिए, विचारों की स्पष्टता, अचेतना। तो यहाँ पर जो मोस्ट जो आंसर माना जाएगा या बेस्ट आंसर माना जाएगा वो कौन सा होगा? उद्देश्य की प्राप्त करने की लालसा होनी चाहिए। अगर उद्देश्य प्राप्त करने की लालसा नहीं है तो चाहे उत्साही हो या चाहे नहीं हो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पर यहाँ पर होना क्या चाहिए? उद्देश्य प्राप्त करने की क्या होनी चाहिए? लालसा होनी चाहिए। ठीक है, शिक्षक में उसका संप्रेषण अच्छा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षक नेता के लिए सादा जीवन और उच्च विचार का सिद्धांत है। कैसा सिद्धांत है ये? मूर्खतापूर्ण, अनुपयोगी, उचित या कल्याणकारी? तो ये कैसा है? तो यह है कल्याणकारी। ऑप्शन यहाँ पर अपना डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 4 नंबर। नेता का समय है। नेता का समय है, नेता है जिसका समय किसके लिए है? परिवार के लिए, मित्रों के लिए, देश के लिए या सोने के लिए? तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? तो यहाँ पर आप सभी को पता है जो नेता है उसका जो समय होता है वो किसके लिए होता है? तो वो देश के लिए होता है। ऑप्शन यहाँ पर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास दे रखा है, सफल नेतृत्व होता है। सफल नेतृत्व होता है प्रजातांत्रिक, राजतांत्रिक, समूह आधारित या तानाशाही? तो देखो यहाँ पर तानाशाही आ रहा है तो इसका मतलब ये तो क्या हो गया? गलत हो गया। यहाँ पर समूह पर आधारित, तो केवल समूह पर आधारित ही सफल नेतृत्व थोड़ी होता है। राजतांत्रिक पहले के ज़माने में जैसे राजा महाराजा थे उस प्रकार का वो भी नहीं। यहाँ पर होगा कौन सा? प्रजातांत्रिक। अगर प्रजा या फिर हम अगर बात करें इसकी लोकतांत्रिक भी कह सकते हैं एक तरीके से, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा ए ऑप्शन। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ जो सफल नेतृत्व है वो कौन सा है? प्रजातांत्रिक नेतृत्व है। ठीक है, या लोकतांत्रिक नेतृत्व है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास दे रखा है, नेतृत्व केवल वही दे सकता है जिसमें क्या हो? नेतृत्व अगर वही दे सकता है जिसमें क्या हो? उच्च आदर्श हो, प्रतिष्ठा हो, सामान्य व्यक्ति जैसा हो या क्रूर हो? यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? देखो, क्रूरता अगर है तो वो क्या होगा? अच्छा या क्या नेतृत्व थोड़ी होगा। अगर क्रूर है तो वो अच्छा नेतृत्व कैसा होगा? यहाँ पर अगर बात करें किसकी नेतृत्व की बात हो रही है, केवल वही दे सकता है। अगर नेतृत्व कौन दे सकता है? सामान्य व्यक्ति जैसा हो। क्या सामान्य व्यक्ति जैसा होगा वो अच्छा नेतृत्व दे पाएगा? क्या नहीं दे पाएगा। यहाँ पर प्रतिष्ठा हो, अगर अच्छा नेतृत्व हो या प्रतिष्ठा है तो क्या अच्छा नेतृत्व हो सकता है क्या? तो ये भी क्या हो सकता है? गलत है। पर यहाँ पर उच्च आदर्श होने चाहिए। एक अच्छा नेतृत्व केवल वही दे सकता है जिसमें क्या हो? उच्च आदर्श हो, मतलब जो भी सोचे विचारे या जो भी कार्य करे वो किसके लिए हो? समाज के हित के लिए हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा वो होगा उच्च आदर्श होने चाहिए। ठीक है ना, स्वार्थ नहीं होना चाहिए। अगर स्वार्थ है तो वो उच्च आदर्श नहीं माना जाएगा। अगर यहाँ पर क्रूरता है तो वो उच्च आदर्श नहीं माना जाएगा। ठीक है, सामान्य अगर व्यक्ति है तो वो कैसा उच्च आदर्श नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, गांधी जी ने अपनी बुनियादी शिक्षा में किस केंद्रीय पाठ्यक्रम को बल दिया है? जो गांधी जी ने कहा है बुनियादी शिक्षा,
उस बुनियादी शिक्षा में किस पाठ्यक्रम पर बल दिया गया है वो यहाँ पर बताना है, यानी किस केंद्रीय पाठ्यक्रम पर। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास छात्र, शिक्षक, शिल्पकला या व्यवसाय। तो अगर बात करें किसकी, महात्मा गांधी जी की, तो उन्होंने बल दिया है, वो दिया है शिल्पकला पर। ऑप्शन यहाँ पर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 8 नंबर। क्या कह रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर कथन पूछा है कौन सा सत्य है। जो शिक्षा नीति है 2020, ये कौन सी शिक्षा नीति है, नवीनतम शिक्षा नीति है। ठीक है, कौन सी है, नवीनतम है। नवीनतम शिक्षा नीति है। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या पूछा है, तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इनमें से सत्य कथन बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिनमें से सत्य कथन कौन सा होगा ये हमें बताना है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 19 जुलाई 2020 को मंजूरी दी। क्या सही है कि ये डेट 19 जुलाई 2020 बिल्कुल सही है, इसका मतलब ये तो सही है। दूसरा कथन पढ़ें तो यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा शास्त्रीय आधार, यानी जो शिक्षा का आधार है वो कौन सा माना गया है, 5-3-3-4 की नई व्यवस्था को पुनर्गठित करने की बात की गई है। बिल्कुल की गई है। ठीक है, बिल्कुल ये जो किया गया है वो सही है। यहाँ पर आगे कह रहा है, शिक्षा नीति 2020 में वंचित समूहों के लिए बालक बालिका समावेशी कोष स्थापित करने का प्रावधान किया गया। ये भी बात क्या है, सही है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त जो तीनों कथन है वो क्या है, सही है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर अपना डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, आप अपने अवकाश के समय में निम्न में से किसका अध्ययन करना चाहेंगे। आप अपने अवकाश के समय में निम्न में से किसका अध्ययन करना चाहेंगे वो हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शन दे रखा है शोध पत्रिकाएँ, शैक्षिक पत्रिकाएँ, धार्मिक पुस्तकें या उपन्यास। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, ये देखो जो ऑप्शन है ना, चारों ऑप्शन वो चारों सही है, पर इन चारों में से भी एक बेस्ट चीज़ हमें निकाल के वो हमारा आंसर माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा वो शैक्षिक पत्रिकाएँ पढ़ा जाए। ठीक है, कौन सी पत्रिकाएँ पढ़ी जाएगी, वो शैक्षिक पत्रिकाएँ पढ़ी जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, मनोविज्ञान का शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान है। मनोविज्ञान का शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान है, वो कौन सा योगदान है। विषय उन्मुख शिक्षा, शिक्षक उन्मुख शिक्षा, गतिविधि उन्मुख शिक्षा, यहाँ पर दे रहा है बालक उन्मुख शिक्षा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा, किसके लिए, मनोविज्ञान का शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान है वो क्या है, बालक उन्मुख शिक्षा। बालक उन्मुख शिक्षा, ऑप्शन यहाँ पर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक शिक्षक निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पसंद करेगा। एक शिक्षक है, वहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है वो यहाँ पर पसंद करेगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। मानसिक योग्यता, गीता, सामान्य ज्ञान की या फिर शिक्षण की विधियाँ, कौन सी पुस्तक है जो अध्यापक क्या या शिक्षक क्या करेगा, पसंद करेगा। तो वो करेगा, देखो अध्यापक जो कार्य कराता है शिक्षण का, और उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या होता है, अध्यापक को नई नई विधियाँ, शिक्षा की विधियाँ है ना वो पता होनी चाहिए, उनका प्रयोग करना आना चाहिए। तो यहाँ पर जो शिक्षक है वो कौन सी पुस्तक पसंद करेगा, शिक्षण की विधियों वाली पुस्तक पसंद करेगा। ठीक है, शिक्षण की विधियों वाली, यानी ऑप्शन यहाँ पर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 नंबर दे रखा है, बच्चे के विकास की प्रक्रिया के दौरान, बच्चे की विकास की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, विशिष्ट कार्य सामान्य कार्यों के बाद किए जाते हैं, सामान्य और विशिष्ट कार्य दोनों एक साथ किए होते हैं, सामान्य कार्य विशिष्ट कार्य के बाद किए जाते हैं, सामान्य और विशिष्ट कार्य एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, किसके लिए पूछा है, विकास की प्रक्रिया के लिए पूछा है। ठीक है, और हमें यहाँ पर कौन सा आंसर देना होगा। देखो अगर बात करें किसकी, विशिष्ट कार्य और सामान्य कार्य के बाद किया जाना चाहिए, मतलब सामान्य कार्य क्या हो, पहले हो, सामान्य कार्य है वो क्या होगा, पहले होगा, और उसके बाद में क्या होगा, विशिष्ट कार्य होगा। तो यहाँ पर
कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। देखो विशिष्ट कार्य है, सामान्य कार्य के बाद किया जा रहा है, तो यहाँ पर सामान्य पहले हो रहा है और विशिष्ट क्या हो रहा है? बाद में हो रहा है। ठीक है, बच्चे के विकास की प्रक्रिया के दौरान क्या होना चाहिए? सामान्य उसका कार्य होना चाहिए, और जैसे जैसे सामान्य कार्य चलते चलते आगे जाके क्या होगा? विशिष्ट कार्य में बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले सामान्य कार्य और फिर बाद में विशिष्ट कार्य, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलें। शाला में पढ़ाए जाने वाले विषयों में छात्रों की रुचि बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? शाला यानी पाठशाला या विद्यालय या स्कूल। ठीक है, उसमें पढ़ाए जाने वाले विषय हैं हमारे पास, उनमें जो रुचि है छात्रों की वो बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? अनुशासन में कठोरता लानी चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं। अगर कठोरता लाओगे तो कैसे पढ़ोगे? नई और रोचक शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है। आगे चलते हैं, देखो आगे क्या अगर संभावना, अगर बेस्ट इससे बेस्ट होगा तो वो आंसर माना जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी की बात करें तो छात्रों को नई पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करानी चाहिए। क्या नई पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने से रुचि पैदा हो जाएगी क्या? तो ये भी क्या है? अच्छा सा माना नहीं जा रहा। ठीक है, शाला को भौतिक परिवेश ठीक करना चाहिए। क्या स्कूल को या विद्यालय को अच्छे से भवन बनाकर, अच्छा वातावरण करके, अच्छा जो भौतिक परिवेश है उसको ठीक करने से क्या पढ़ाई हो जाएगी या छात्रों में रुचि आ जाएगी क्या विषय के प्रति? ये भी क्या है? सही नहीं है। इसका मतलब जो ऑप्शन बी है वो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? बेस्ट माना जाएगा। ठीक है, और अच्छा आंसर यही है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। शिक्षण के फलस्वरूप, यहाँ पर ऑप्शन डॉट डॉट दे रखा है कि व्यवहार में परिवर्तन होता है। शिक्षण के फलस्वरूप किस चीज़ में किसके व्यवहार में क्या होता है? परिवर्तन होता है। शिक्षक, छात्र, अभिभावक या शिक्षक एवं छात्र, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? देखो अगर शिक्षण के फलस्वरूप है वो शिक्षक एवं छात्र के व्यवहारों में क्या होता है? परिवर्तन होता है, यानी दोनों के व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 15 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास क्या कह रहा है? शिक्षण के बारे में सही कथन है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं और उनमें से बताना है कि कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सही है, यानी शिक्षण को लेकर कथन सही है, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन 1 दे रखा है, ऑप्शन ए दे रखा है, छात्र एवं अभिभावक के मध्य अंतरक्रिया, उद्देश्यहीन प्रक्रिया, विकासात्मक प्रक्रिया या केवल कला। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर अगर बात करें तो देखो यहाँ पर अगर बात करें छात्र एवं अभिभावक के मध्य अंतरक्रिया, तो इससे क्या शिक्षण सही है क्या इससे? तो ये तो क्या होगा? गलत होगा। उद्देश्यहीन, अगर उद्देश्यहीन है तो ये तो वैसे भी गलत हो गया, नकारात्मक आ रहा है इसमें। विकासात्मक प्रक्रिया और केवल कला, तो केवल कला सही है या फिर विकासात्मक प्रक्रिया सही है? तो यहाँ पर होगा विकासात्मक प्रक्रिया होगी। ऑप्शन यहाँ पर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रक्रिया, शिक्षण की प्रक्रिया कैसी होती है? उद्देश्यपूर्ण होती है, जबकि यहाँ पर क्या दे रखा है? उद्देश्यहीन दे रखा है। तो शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है वो होती है उद्देश्यपूर्ण, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर कह रहा है उद्देश्यहीन। अगर उद्देश्यहीन है तो वो शिक्षण की प्रक्रिया ही नहीं मानी जाएगी। ठीक है, और शिक्षण की प्रक्रिया होनी चाहिए तो वो कैसी होनी चाहिए? उद्देश्य होना चाहिए शिक्षण कराने में। अगर शिक्षण का उद्देश्य नहीं है तो वो कोई मतलब की प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपना आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 16 नंबर। शिक्षण त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, ऐसा कहने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? शिक्षण है वो ध्रुवीय क्या है? प्रक्रिया है, ऐसा कहने वाले जो मनोवैज्ञानिक है वो कौन है? यहाँ पर वो बताना है। अगर यहाँ पर बात करें, देखो यहाँ पर अगर बात करें तो देखो एक तो होता है कौन सा? द्विपक्षीय, एक होता है त्रिपक्षीय। ठीक है, अगर बात करें किसकी? द्विपक्षीय की। यहाँ पर देखो ध्रुवीय है और एक आपको पूछ सकता है पक्षीय भी। तो यहाँ पर अगर बात करें किसकी? द्विपक्षीय की। तो ये बताया किसने था? तो ये बताया था किसने? एडम्स ने। यानी कि जो प्रक्रिया को, जो शिक्षण की प्रक्रिया है उसको कैसा माना था? द्विपक्षीय माना था। तो ये माना था किसने? एडम्स ने माना था। ठीक है, और अगर बात करें किसकी? त्रिपक्षीय की। अगर त्रिपक्षीय की बात करें तो ये किसने माना था? तो ये माना था ब्लूम ने। ठीक है, और त्रिपक्षीय कौन कौन से माने थे? तो यहाँ पर माना था ज्ञानात्मक, भावात्मक और एक माना था गत्यात्मक।
ठीक है, ये किसने माना था? तो ये माना था ब्लूम ने माना था। पर यहाँ पर पूछा है त्रिध्रुवीय, अगर त्रिध्रुवीय की बात हो रही है तो यहाँ पर होगा कौन सा? जॉन डीवी। ठीक है, जॉन डीवी ने त्रिध्रुवीय कहा था प्रक्रिया को। ठीक है, त्रिध्रुवीय यानी 3 स्तंभ मान लो या त्रिध्रुवीय मान लो। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? जॉन डीवी। ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा ने बालक का मौलिक अधिकार है? शिक्षा के बालक का मौलिक अधिकार है, ये किस में बताया गया है? तो अगर यहाँ पर बात करें किसकी? भारतीय संविधान की, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। उसमें जोड़ा गया था किसको? जो बालक की मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया था, जो प्रारंभिक शिक्षाएं हैं ना वो। ठीक है, तो ये कौन सा संविधान अनुच्छेद है? तो वो अनुच्छेद है, यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, अनुच्छेद 21A के अंदर इसको क्या गया था? मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया था। ठीक है, शिक्षा को। ठीक है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 18 नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास क्या कह रहा है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द से क्या तात्पर्य है? देखो यहाँ पर पूछ क्या रहा है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत यानी लगातार और व्यापक यानी बड़े स्तर पर वो जो मूल्यांकन होता है उसमें व्यापक शब्द से जो तात्पर्य है वो हमें बताना है। तो व्यापक शब्द से क्या क्या तात्पर्य है? व्यापक शब्द का मतलब क्या? सभी विषयों का मूल्यांकन, या व्यापक जो शब्द है उसका मतलब, या अगर मैं यहाँ पर तात्पर्य लें तो या सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। और व्यापक का अगर तो यहाँ पर अर्थ लें, व्यापक यानी विस्तार से, यानी संपूर्ण यानी बड़ा। ठीक है, और इसका जो अर्थ होगा शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन। व्यापक का मतलब क्या होगा? सह, या फिर जो ऑप्शन डी दे रखा है शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो यहाँ पर कौन सा होगा? यहाँ पर अगर बात करें किसकी? शैक्षिक की। जो हम विद्यालय में अगर जो हम क्या करते हैं, हमारा जो विकास होता है, ठीक है, वो, और सह शैक्षिक यानी कि जो हमारा जो बाहरी विकास होता है, जो जैसे कि हमारा जो मानसिक हो गया, शारीरिक हो गया, ठीक है, गत्यात्मक विकास हो गया, ये सभी किस में माने जाएंगे? सह शैक्षिक में। सह शैक्षिक में। तो यहाँ पर कैसा मूल्यांकन? व्यापक का मतलब क्या हुआ? इन दोनों क्षेत्रों का। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। व्यापक का मतलब सभी पक्षों का क्या हो? विकास हो, यानी कि व्यवहार के, जो बालक के व्यवहार का होता है ना, व्यवहार के सभी पक्षों का क्या हो? सभी पक्षों का विकास हो। ठीक है, व्यापक का जो अर्थ होगा वो ये माना जाएगा कि व्यवहार के सभी पक्षों का क्या हो? विकास हो। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। बालक सर्वप्रथम अपनी से सीखना प्रारंभ करता है। बालक है वो किससे सीखना प्रारंभ करता है? पिता से, परिवार से, माता से, या मित्रों से? तो अगर बात करें किसकी? बालक की, जो सर्वप्रथम जो सीखना है वो किससे प्रारंभ करता है? तो वो अपनी माता से सीखना प्रारंभ करता है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ बोला भी जाता है कि बालक का जो प्रथम गुरु होता है वो कौन होता है? अगर बालक के प्रथम गुरु की बात करें, तो वो होती है माता। ठीक है, और आपको कहीं पूछ ले कि प्रथम पाठशाला कौन सी है, बालक की प्रथम पाठशाला, तो वो कौन सा है? तो वो है परिवार। कौन सी है? परिवार है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिक्षण के फलस्वरूप अधिगम होता है, यह कथन है। शिक्षण के फलस्वरूप अधिगम होता है। सीखना जो अधिगम है वो किसके फलस्वरूप होता है? तो वो होता है शिक्षण के फलस्वरूप। तो यहाँ पर जो होगा ये पूर्णतः क्या है? सत्य है। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 21 नंबर। शिक्षण का अंतःक्रिया चर है। शिक्षण का अंतःक्रिया चर कौन सा है ये यहाँ पर बताना है। ठीक है, क्या पूछा है? शिक्षण का अंत प्रक्रिया चर है वो कौन सा है? पाठ्य यानी कि जो बालक, शिक्षक या पाठ्यक्रम, इनमें से कोई नहीं। तो जो चर है, अंत प्रक्रिया चर है वो है कौन सा? तो वो होगा सी ऑप्शन, यानी पाठ्य चर। कौन सा हो जाएगा? पाठ्यक्रम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन हो गया हमारे पास सी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास दे रखा है, बेसिक शिक्षा की अवधारणा किसने दी? बेसिक शिक्षा है उसकी अवधारणा किसने दी? बेसिक का मतलब बुनियादी शिक्षा। ठीक है, कौन सी शिक्षा?
बुनियादी शिक्षा। बेसिक का मतलब क्या हो गया? बुनियादी शिक्षा। और इसकी अवधारणा किसने दी थी? स्वामी विवेकानंद ने, गांधी जी ने, अन्ना हजारे ने या बेसिलेंस ने? तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? गांधी जी। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्यार्थियों को किस प्रकार का गृह कार्य देना चाहिए? विद्यार्थियों को किस प्रकार का गृह कार्य देना चाहिए? औसत योग्यता के विद्यार्थियों के अनुसार, उनकी योग्यताओं के अनुसार, होशियार विद्यार्थियों के अनुसार, कमज़ोर विद्यार्थियों के अनुसार। देखो यहाँ पर अगर बात करें तो कमज़ोर अगर विद्यार्थियों के अनुसार अगर हमने क्या करें, उसको क्या दे दें, अगर गृह कार्य दे दें तो जो होशियार बच्चे हैं उनके लिए क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? ये तो हम क्या करेंगे, इसको गलत मानेंगे। अगर होशियार विद्यार्थियों के अनुसार अगर गृह कार्य दे दें तो वो क्या होगा? कमज़ोर बच्चे हैं वो उस कार्य को नहीं कर पाएंगे, तो ये भी क्या होगा? सही नहीं होगा। उनकी योग्यताओं के अनुसार तो क्या, जो बच्चे होशियार बच्चे हैं उनको उसके हिसाब से गृह कार्य देना चाहिए, और जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको उसके हिसाब से देना चाहिए। क्या क्या योग्यताओं के अनुसार गृह कार्य देना चाहिए क्या? तो ये क्या हो जाएगा? भेदभाव हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? ये भी क्या हो जाएगा? गलत माना जाएगा। जबकि औसत की योग्यताओं के अनुसार क्या होना चाहिए? अनुसार हमें क्या गृह कार्य देना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये औसत अनुसार होना देना चाहिए कि जो होशियार बच्चे हैं वो भी उसको अटेम्प्ट कर सकें और जो कमज़ोर बच्चे हैं वो भी उसको कर सकें। तो यहाँ पर कैसा होना चाहिए? योग्य औसत अनुसार होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 24 की बात करें तो किंडरगार्टन विधि किसके द्वारा दी गई? किंडरगार्टन विधि है ये किसके द्वारा दी गई? तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा फॉरबेल। ऑप्शन यहाँ पर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मारिया मोंटेसरी ने मोंटेसरी विधि दी थी। ठीक है ना, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 25 नंबर। अधिगम होता है, अधिगम होता है प्रत्यक्ष अनुभव से, अप्रत्यक्ष अनुभव से, दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। जो अधिगम होता है वो किस प्रकार से होता है? प्रत्यक्ष होता है और अप्रत्यक्ष अनुभवों से होता है। ठीक है, यानी कि जो अधिगम है वो दोनों से होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा अपना सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम का मतलब आप सभी को पता है सीखना, और वो सीखना कैसे होना चाहिए? प्रत्यक्ष भी होना चाहिए और अप्रत्यक्ष भी होना चाहिए। तो दोनों प्रकार से होना चाहिए। तो ऑप्शन डी अपना, ऑप्शन सी अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का सेशन इतना ही। आज सेशन में अगर आपको कैसा लगा वो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। यहाँ पर क्या करना है आपको? सेशन को लाइक करना है, और क्या करना है? शेयर करना है। साथ ही साथ क्या करना है आपको? चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है ना? चलिए, और कमेंट करके बताना है कि आपके कितने आंसर यहाँ पर सही हुए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।